अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो और मेरे साथ हैं दी वन एंड ओनली एवर फेमस मुबश्शिर लुकमान जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। उसके अलावा हमारे पास एक टीम है। पहले हम टीम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम गेस्ट का बताएंगे। खुदा दा वास्ता दस के बोल यार, नैरो पार्क लो मेरे कहने का मतलब ये है वे पूरी टीम नु छड्डो, तुसी पहले मेरा तारफ कराओ ना। फायदा करा लो को अच्छा है। सीधा तो हैगा ते के कबाबा वाला पाटी अंदर पाटी। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा पहले दसो इन्हां नूं। हाँ जी, ये टिक्के कबाब वाले हैं। आज जीरा शवारमे वाला जी, शवारमे वाला है। हां, सारे दे इसलिए याद रखो। शवारमा किस चीज का बनाते हो? शवारमा जनाब बड़ियां चीज़ां दा मन चिकन दे बनदा, गंदा बनदा है, ब्रेड दा। ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ठीक है। चिकन जनाब ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਰੂਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਬਾ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇੜੇ ਚੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਓ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਮਜੀ ਇੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਪਤਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं, 1 करोड़ नौकरी उन्हें करनी है, लेकिन उन्हें नौकरी खत्म करनी है। उसी गलत समझे हो ਨਹੀਂ यार, अपना अगले बंदे दी ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਮਝੋ ਇਲਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇਰਮ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਇਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हर हफ्ते वजीर बदल के नहीं भूल जाते। और पिछले हफ्ते तुम वजीर इत्तलात नहीं थे मेरे ख्याल से, इस तरह भूल जाते। तो मैं इरम ऐसा क्यों भूलती हो? जबकि मेरे साथ काफी कर दिया आप सारों ने मिलकर, ठीक है, जो कि मैं नहीं भूलती। लेट्स टॉक अबाउट आवर गेस्ट है, Okay. ठीक है। बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं हमारे पास। एलिक्वेंट स्पीकर, पॉलिटिशियन ख्वाजा इमरान नज़ीर। माशाल्लाह जी। भाई साहब बड़े दोस्त हैं, आपको पता है हमारे। अच्छा। हाँ, भाई हैं हमारे बिल्कुल। चलें ये और अक्सर ये जब नून लीग की हुकूमत थी, हमारा फोन नहीं उठाते थे कि फोन पता चल जाएगा मियाँ साहब को किसका आ रहा है। तेरी क्यों दोस्ती है जनाब? ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਠਹਿਰ ਦਾ ਜਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਯਾਰ। ਮਿयाँ साहब ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਕੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਏ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਰੇ ਸੁਨੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲੇ ਨਾਰੇ ਸੁਨੇ ਸਨ और सारा कुछ भी सी सौखे किसान। अच्छा, दूजा कौन है? मैं गेस्ट का तारुफ करा दूं। दूसरे हमारे फूड एक्सपर्ट और एंकर मोहसिन भट्टी। भाईजान माफी के साथ आज जो खाना मिलेगा यहाँ पे उसकी बुराई ना कर दीजिएगा। 1 हफ्ता पिछली बारी मैंने खाना नहीं खाया था घर में। पहले बंदा उर्दू च सारा कुछ खा जाता। ये तो मेरी कमजोरी है। नहीं, अरे ये तो मैं खाता ही बड़े शौक से, ये तो मैं आप नहीं छड़ता, खा लेगा पूरा फिर कहेगा। लेकिन भाईजान आपको पता ही है इसमें ये है ये ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਆਪਣੀ ਛਾਪਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਏਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ, ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਕੀ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? मैं दसा सिर्फ मैं आज तक बताऊं दी बुराई नहीं सुनी भट्टी साहब को, बाकी हर चीज की बुराई है। यकीन करें कि लो निकलो लगा जना। सबसे ज्यादा जो सुंडियां हमलावर होती हैं वो बताऊं फिर। सुंडियां होती है ना, इंसान तो नहीं, इंसान तो नहीं कर रहे ना हमला। आप कई बार बैंगन लेते हैं ना तो उसमें एक साइड से सुराख हुआ होता है। हाँ। और उसमें सुंडी उधर से अंदर दाखिल होती है, सबसे ज्यादा उस पे और भिंडी पे अटैक करती है। और फिर इसकी वजह से इस पे पेस्टिसाइड का स्प्रे सबसे ज्यादा किया जाता है। और आखिरी वक्त में उसको जब मार्केट में लाना होता है उस वक्त भी स्प्रे किया जाता है ताकि इसके अंदर सुंडी जिंदा ना हो। कई दफा हमारी बहनें बैंगन काटती हैं तो अंदर से सुंडी मरी हुई निकलती है। ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ ਨਾ
تو یقین کرنا میں 4 راستے آ گیا اور یار کہہ نہیں دیا گل کرنا یا میں کل کسی نے کہا میں کہ یار یہ مری ہوئی مرغیوں کا شوارما بنتا تاکہ میں ان کی کہندا تسی زندہ مرغی دا کھاندے ہو یار کمال کرنا میں تو چیز بہن کر رہے ہیں اے کی ہو گیا جی لوریاں نو اج تسی کھوتا کھادا دیکھیں بشیر بھائی میں ہمارے نا معاشرے میں اصل میں ایک تو نیگیٹیوٹی بہت ہے تو لوریاں ہوتے ویسے ہی کھوتا پہ گیا ہے جی میں ملک دوتے پہ گیا اس طرح لوریاں دے پہ جواب بھی میں دے دیا گل کر گئے ہو گل تو صحیح ہے کہ ویسے اچھا میں تو ویکھ لا میں سب کچھ چھڈ دیتا اننے سال تسی ادھر میڈیکل فیلڈ دی خدمت کیتی سب کچھ کیتی ہے تو میاں صاحب دی دوائیاں ہی منگا لینی سن یار وہ دوائیاں لین واسطے گئے سن ہلے تک دیکھیں مشر بھائی آپ کا شو اصل میں دوسری طرف کا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ وضاح میں بات زیادہ ہے تو اس کا اصل جواب تو کچھ اور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا اگر نہ آ جاتا اور الیکٹیو سرجریز بند نہ ہو جاتی تو میاں صاحب اب تک علاج کرا کے واپس آ چکے ہوتے تو ہمیں بھی شاید کرونا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بٹ صاحب وہ چیزیں بتائیں جو ہم کھا سکتے ہیں باقی تو سب کی آپ نے برائی کر دی قسم وہ بھی نہیں مننی جاندی سر دیکھیں آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کے پاس اتنا اچھا فارم ہاؤس ہے اسی نظر لا کے چڑھ ہر چیز نو بغیر ماشاءاللہ دے کہہ جاندے ہو بھائی کو ماشاءاللہ ایک کوئی لفظ سیکھو بس بشیر بھائی چیئرمین ایف بی آر تو نہیں دس رہے گا بشیر صاحب کا بڑا فارم ہاؤس او آ کے دیکھ لے کوئی گل نہیں انہیں پتہ چل آلریڈی ڈکلیئرڈ ہوگا تو اس میں آپ یہاں پہ کچن گارڈننگ کروائیں ہمارے وہ لوگ جن کے پاس کوئی بڑے گھر نہیں ہیں وہ بھی کوشش کر لیں کہ گھر کی چھت کے اوپر چھوٹی کیاریاں رکھ کے کچن گارڈننگ کر لیں 50 روپے کا پیکٹ ملتا ہے بیجوں کا ایک سیزن کی 8 قسم کی سبزیوں کے اس میں بیج ہوتے ہیں اور پورا سیزن اس میں سے نکل جاتا ہے تو آپ کچن گارڈننگ کی طرف چل جائیں آپ ادھر نہ جائیں اچھا جی تانوں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے خواجہ صاحب ساڈے اگلے ناظم ہون لاہور تھے یہ میں نے سوال ان سے پوچھنا تھا ابھی ٹھہر جائیں پہلے آپ خواجہ صاحب یہ بتائیں پالیٹکس میں آئے کیسے دیکھیں یہ بشیر بھائی یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا جس کو شوق ہے سیاست کا یہ ایک بچپن میں کوئی کیڑا ہوتا ہے یہ کوئی انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ پیدائشی معاملہ ہے کوئی پیسٹیسائڈ ہوتا ہے اس کا کوئی pesticide- وہ آج کل کے جو حالات ہیں یہ اس کا پیسٹیسائڈ ہی ہیں کہ جو حالات پولیٹیشینز کے ساتھ جا رہے ہیں مجھے بچپن سے ایک شوق تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں بالکل بچہ تھا اور ضیاء الحق کا دور تھا اور اس وقت جب الیکشنز ہوئے لوکل باڈیز تو ہمارے علاقے کے جوید عنایت بٹ صاحب ہوا کرتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں ان کے بیجز وغیرہ لگا کے گھوما کرتا تھا گلیوں میں نعرے لگایا کرتا تھا اور اس کے بعد جب میں کالج گیا تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جوائن کی ایم ایس ایف کا پلیٹ فارم جوائن کیا تو ضیاء الحق سے اس وقت بڑی عقیدت ہوا کرتی تھی تو ضیاء الحق کی اسیسنیشن کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق فاؤنڈیشن بنی تو میرے کالج کے راستے میں ان کا دفتر آتا تھا تو میں نے ان کے آفس جانا شروع کر دیا وہاں سے پھر ایک ایسا سلسلہ بنا پھر مجھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ باقاعدہ یوتھ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ میں لے آئے اور پھر ایک ایسا معاملہ چلا کہ آج تک جو ہے یعنی داڑھی مونچھ میری جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں آئی ہے نواز شریف کے ساتھ آئی ہے اور آج تک جو ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کالے کالے کیے ہیں آپ نے کہا کہ ایم یو کالج میں گیا تو آپ تو بڑے شریف لگتے ہیں اچھا میں یہ بھی بڑی پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے میں جب میں نے میٹرک کیا تو میرا A+ گریڈ تھا ماشاءاللہ اور مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ ملنا چاہیے تھا لیکن میرے اس وقت ماموں کی وفات ہوئی تو ہمارے پنجاب کا بڑا سسٹم ہے کہ جو کوئی خاندان مر گیا کوئی پینٹ پر آتا پورا بوریا بستر چکو اور پورا مہینہ جب تک چیلم نہیں ہو جاتا مجھے یاد ہے میری والدہ نے ہمیں پکڑا اور ہم چیلم تک جو ہے وہ لالا موسا رہے جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ جناب چیلم تو اٹینڈ ہو گیا مگر داخلے مک گئے تو پھر مجبوراً MAO کالج میں داخلہ لینا پڑا اور انہوں نے بڑا خوش ہو کے داخلہ دیا لیکن میں یہ بھی ادراک آپ کے پروگرام میں ماننا چاہوں گا کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا لیکن MAO کالج جا کے میں اپنی اسٹڈیز کو اس طرح کر نہیں پایا میں نے اپنا تعلیمی نقصان جو ہے وہ واقعی کیا سیاست کو زیادہ وقت دیا کیونکہ اب میرے ماسٹرز MSF میں آ گئے تھے نا MSF میں آ گئے ماسٹرز جو ہے میں نے اب کیا 2015 میں یعنی میرا تعلیمی سلسلہ بریک ہوا وہاں جانے کی وجہ سے اور اگر نہ بریک ہوتا اور میں GC گیا ہوتا تو شاید آج میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوتا اس کام میں نہ آیا ہوتا تو پھر آپ ہڑتال کر رہے ہوتے اپنی تنخواہ کے لیے پھر بھی میں آپ کا ہی پیروکار ہاں میرا ڈاکٹر پھر آپ پولیٹیشین بن کے زیادہ فائدہ دیا یا ڈاکٹر شاکٹر بن کے زیادہ دے دینا تھا ملک کو فائدہ ایک بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے دل میں جب کبھی اطمینان ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جتنی دیر میں نے ہیلتھ میں کام کیا ہے میں ساری سیاست کی بات نہیں کرتا جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے آپ سیاستدان ہیں چاہے آپ فنکار ہیں چاہے آپ جرنلسٹ ہیں چاہے آپ کوئی بھی ہیں آپ دن میں کئی لوگوں کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مبشر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کیوں ہے کہ آپ کے ڈر سے ہی کئی لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تو اسی طرح
बहुत सारे ऐसे इलाज थे जो मुझे आज भी याद है कि कई ऐसे गरीब थे कि जिनका इलाज मुआलजा शायद मुमकिन ना होता, कुछ को मुल्क से बाहर भी जाना था, 2 बच्चे ऐसे भी थे जिनको मुल्क से बाहर भेजा था, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज किया करता था या व्हाट्सएप, तो फ़ौरन उनके इलाज का अरेंजमेंट हो जाता था और उन लोगों का वसीला बन जाता था। तो ये चंद ऐसे काम हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की ज़ात तर्स करेगी और मेरी आखिरत ज़रूर संवर जाएगी। माशाल्लाह ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने गौर किया कि जो भी जिस पार्टी के भी पॉलिटिशियन हमारे शो में आते हैं वो ऐसे पार्टी की चीज़ें अच्छी बयान करते हैं कि वो लगता है कि पीटीवी देख रहे हैं। हाँ, कि हमारे मुल्क की बात तो नहीं हो रही, आप तो चाहती कहीं हैं और की नहीं, लेकिन आप मुझे 2-4 सच बोल के जो है अपनी टिकट गवा दूं। बहरहाल आपको पता है ना कि आप अगले नाज़िम हो सकते हैं। देखिए जी, बात यह है कि आप अशरफ भाई अगर मुझे दोबारा वज़ीर हेल्थ नहीं देखना चाहते तो एक अलग बात है, मेरा तो उनसे बड़ा प्यार है, अब पता नहीं है मुझसे कितना प्यार करते हैं। नहीं देखे ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। यार तू बड़ा पैड़ा आदमी है। इसकी रेडी ख्वाजा खान साहब ने हटाने की कहा था, ऑर्डर दिया तो खुद हट गए। असल में मियां नवाज शरीफ साहब को इनके तिक्के बड़े पसंद हैं। हाँ। और आपको पता है मियां साहब का जो है खाने के शौकीन हाँ। है, तो इसके तिक्के खाने के बाद उन्होंने कहा जी ऐसी रेडी कोई नहीं हटाएगा, भाਵੇਂ ख्वाजा खान साहब हट जाए। उन्होंने ਮੀਆਂ डालता ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ कर अल्लाह भी साडा बचपन भी सी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। बड़ी साहब उसका शवारमा चेक किया आपने? जी बिल्कुल किया है। और आपको पता है आजकल जितना ज़्यादा मुर्गी का रेट है, जब भी मुर्गी 200 रुपए किलो से उसका रेट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा शवारमे में मुर्दा मुर्गी का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। अब अभी कम हो गया है। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੁਰਗੀ ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताएं बड़ी साहब, मुझे समझ नहीं आई जी कि ये तो अभी चले 1 हफ्ते से खुल रहा है सब कुछ, शादी घर बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, केटरिंग बंद, दावतें बंद, मुर्गी का रेट क्यों बंद नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है कि जिस तरह आटा जो है वो 40 से बढ़ के 80 रुपए किलो हुआ, ठीक, जिस तरह चीनी 55 से बढ़ के 110 रुपए किलो हुई, जिस तरह दवाइयों के रेट डबल से ज्यादा हुए, तो सारे माफियाज ने अपनी अपनी लूटमार की है, तो ये क्यों पीछे रहे? क्या ये पाकिस्तान के शहरी मुर्गी नहीं? में उनका तो हक नहीं मुर्गियां बनता? मर जाएंगी ना जी, तो वो क्या है, मरी हुई मुर्गी बेच रहे हैं ना। सारा 30 रुपए का भी शवारमा भट्टी साहब हो जाए ना, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। अच्छा, अब उसकी वजह ਮੁਰਗੀ ਇਹਨੇ ਮਰੀ ਪਾਣੀ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? उसकी वजह ये है। लेकिन बड़ी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे, हमारे दौरे को मिले तो हम पे इल्जाम था ना कि मुर्गी का रेट जो है हमजा शहबाज बता रहा था, भाई उड़ते हमजा शहबाज भी 1.5-2 साल जेल सी मुर्गी का रेट कौन अच्छा, बता अब रहा है? मजे की बात आपको मैं ये जेल तो बताऊं। माफिया चलती है। नहीं भाई उनका माफी दे दो। अच्छा, ये उनका भी माफी आपको दे दो। बताऊं कि उस वक्त भी जब इनकी हुकूमत थी, उस वक्त भी जो टॉप 100 के पोल्ट्री फार्मर थे उसमें हमजा शहबाज का नाम नहीं आता था, और अब तो उनकी फीड मिल भी बंद है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है भट्टी साहब के, हाँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत में, परवेज इलाही साहब की हुकूमत में एक बात थी कि जब हम सहाफ़ी किसी बात की निशानदेही करते थे तो गवर्नमेंट की दौड़ें लग जाती थी। अब किसी को शर्म भी नहीं आती। ये बड़ा ये क्या हो क्या रहा है? ये कोई एक ढटाई तो एक छोटा लफ्ज है, ना अहली ज्यादा है यहाँ पे। ये मेरा ख्याल है कि जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं लोग, वो उनको नहीं छेड़ना चाहते, नहीं पकड़ना चाहते, और उनको एनआरओ अपने साथियों को दे देते हैं। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ यार उनका मैनू भी तलाक कटता है तो मेरा भी। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ एनू एनू मदरबोर्ड डिफेक्ट है मैं कि मैं ठीक कराऊं। ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਚਨਿਓਟ ਲੋ ਪਿੰਡੀਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ। नहीं वो पूरे इलाके थोड़ी थोड़ी थां ते सड़क बनी हुई है, बाकी टोए ने। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਟੋਏ ਹੈਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫਰ ਨਹੀਂ वो ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं तुसी अनपढ़ आदमी हो। ਹਾਂਜੀ
ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੇ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। हाँ, तारीख का हिस्सा। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ और ਬਣਵਾਏ मैंने सड़क पे आगे तो नहीं देखा कि आगे से दाएं मुड़े और उसे बोर्ड लिखा सी घबराना नहीं। ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੇ ਸੜकें से नहीं बनती, सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, बेवकूफ़ बनाने से कौमें बनती। मेरे किसी व्लॉग पे खान साहब को प्रॉब्लम हुई तो मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम समझते हो मैं यू टर्न लेता हूँ, और मैं कहा कसम से आप तो राउंड अबाउट पे घूम रहे हैं यू टर्न कहाँ से ले रहे हैं आप अपना। और दूसरा ये है कि रियासत मदीना में सड़कें नहीं थी, ये भी तो देखे ना, मद्देनजर रखें। तो मैं सानू एक ऊँट ही ला देन किस्ता पे। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बहुत ज्यादा गधे का गोश्त चल रहा था कुछ अरसे पहले लाहौर में, अब क्या सूरत हाल है? क्या अब गधे का गोश्त नहीं बिकता, वजह वो बंदा गया लक्ष्मी चौक कढ़ाई खान तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, उनका भाईजान उन बकरे का गोश्त आदत नहीं रही तानू। वैसे बट साहब सीरियस बताएं कि क्या वाकई गधे का हुआ? वाकई उसकी वजह ये थी कि जिन दिनों ये इशू हाईलाइट हुआ था, जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही इशू हाईलाइट होता था ना, उसका सद्देबाब कर लिया जाता था। तो उन दिनों में इसका असल मसला ये था कि गधे की खालें एक्सपोर्ट हो रही थी। जब गधे की खालें एक्सपोर्ट होंगी तो उसको वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए की एक खाल बिक जाती थी, और खाल उधर चल जाती थी, गोश्त यहाँ पे हमारे नसीब में आ जाता था। अब जैसे ही हमने वो इशू हाईलाइट किया तो उसको देखा गया कि इंसेंटिव मेजर क्या है। एक इंसेंटिव ये था कि खाल एक्सपोर्ट हो रही, उस खाल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। दूसरा ये था कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, इस पे सिर्फ 500 रुपए जुर्माना होता था और अगले दिन जमानत हो जाती थी। तो फौरी तौर पे इस पे कानून बन गया। नसीम सादिक साहब उस वक्त सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, हमारी आपकी गवर्नमेंट। उस वक्त फौरी तौर पे कानून बन गया कि इस पे 5 साल कैद होगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और 8 लाख रुपए जुर्माना होगा। और शहबाज है शौक से जेल पांदा लोगों को क्या पास भी देगा। हाँ। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे एकदम इस पे वो कंट्रोल पा लिया गया, और अभी भी उस वक्त के जो हमारे कसूर के बॉस है, जो टेनरी मालकान हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके खिलाफ चाइनीज कंपनियां अदालत में गई हुई हैं कि इनके साथ हमारा इतना खालों का वादा था, ये अभी तक पूरा नहीं कर सके। इनमें से किसकी खाल चाहिए आपको? सर मैंने भाई 30,000 रुपया लब्बे को दूं। पहले हमारे जो फूड इंस्पेक्टर थे वो बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे, जो मैट्रिक और एफए तालीम थी उनकी, उनके पास कोई फूड की एडल्ट्रेशन को नापने की ना तालीम थी, ना उसको चेक करने का उनके पास कोई ऐसा चेक। कुछ थे भी अच्छे, लेकिन ओवरऑल ये था। अच्छा, अब उस वक्त जब फूड अथॉरिटी आई, जिसमें पढ़े लिखे लड़के जो है, जो एमफिल और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के वो आए हैं, तो उन्होंने जाके इसको टेक्निकल बेसिस पे, साइंसी बुनियादों पे चेक करना शुरू किया। तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, फूड अथॉरिटी हजम नहीं हुई। कैसी बात करें साइंसी बुनियादों पे 200 के करीब आपके खुद साख्ता मिनरल वाटर बिक रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। सारे क्या करते हैं, एक मशहूर कंपनी का वो लेके जिसका PCSIR में है सैंपल, उसका पानी अपने बोतल में डालते हैं और वो जाके 20,000 रुपया दे के अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये आपकी अथॉरिटियां कर रही हैं इस वक्त। सर बात ये है कि मैं तो पहले और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ खाई साहब, आपको पता है इनकी सारी सोर्स ये शेखुपुरा में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। हाँ जी, वो ट्यूबवेलों का पानी है जो हम बोतल में पी रहे हैं और हमें कहते हैं मिनरल वाटर है। जो है ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਯਾਦ ना चेक करके लेके आने। मेरे एक दफा मियाँ साहब कहते हैं मेरे में कोई एक प्रॉब्लम था और मैं क्या तुसी कुर्सी पे बैठे हो, लगता कुर्सी चल रही है यार, थोड़ा जा रिलैक्स करो यार। इतना वो हरकत में आदमी था कि वो लगता था कुर्सी चल रही है। उन्होंने काम अपने ऊपर इतना सवार कर लिया था कि मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिनों में जब हम इकट्ठे जाया करते थे, आखिरी दिनों में अभी हयात है माशाल्लाह, मेरी बात हुई जब आखिरी हुकूमत के आखिरी दिन, जब मैं चीफ मिनिस्टर की बात अल्लाह को जिंदगी से डर गया सा यार। ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ साडी दुकान पे उन्होंने नाल ही चल दी है। ख्वाजा साहब भी घबराए कि मैं कि साडी दुकान पे उन्होंने नाल चल दी है, जिंदगी से दी दुआओं में। तो मुझे मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा जी आप बड़ा अरसा हो गया, आपको पता है कि आप हमारे साथ हंसे नहीं हैं। ये जो आपने बात कही है बड़ा फैक्ट है।
उन्होंने काम में और चीज़ों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि वो हमारे साथ हंसना भी भूल गए हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो हंसता हूँ भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह हमारे साथ हंसते भी हैं। ऑपोजिशन है ना। थोड़ा टाइम लग गया ना। तो भाई याद है तैयब बुर्दगान साहब जब आए तो मुझे शबाशी साहब की तरफ से पैगाम मिला कि भाई आज सब अपनी बेगमात के साथ आएंगे। तो मुझे तो पता था कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो मेरी तो इलेक्शन कैंपेन में भी वो नहीं जाती, मगर क्यों? टोटली हाउस वाइफ अगर निकलती नहीं, वो अपने घर में रहना पसंद करती है, अपनी मर्जी से नहीं जाती। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं, पसंद और नवाज शरीफ नहीं करती। तो आप जालिम मियाँ तो नहीं है? नहीं, मैं बड़ा अच्छा मियाँ हूँ। शी रिफ्यूज। तो लेकिन ये मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम था उल्टा। अच्छा। कि मैं जब पीटीआई को कंटेनर पे जाके सपोर्ट कर रहा था तो मेरी बीवी मुझे कहती थी ए शेर एक बारी फेर, मैं कहता तेरा दिमाग खराब है तेरा। मेरे कसम से और उसकी जुर्रत का सलाम है। भाईजान एक मिनट, खबरदार सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ मेरी नहीं निकलती थी। ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣਾ सीमेंट की फैक्ट्री लग मैं गया तो तस्लीम करता हूँ कि ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਨੇ टीवी तो ਤੇ मैं पट्टी साहब। भाई अपना बस इरम, मैं तो तस्लीम करता हूँ कि मैं अपनी बेगम से बहुत डरता हूँ। चले, बहुत अच्छी बात ਸਰ है। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। कार कोई नुक्स नहीं। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿल्ला आपने बनाई है। जेड़ा पन्नो लाल है। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਰੇ ਕਰੇਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। अच्छा जी। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? मर गई ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। मैं समझ मर गई। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਰਾਹਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। या मनका टुटिया ही आज दी कुड़ी होएगी तो WhatsApp ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ਤ जी ਨਾਲ, मैं आज दी कुड़ी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। जी ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦੇ। ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ सलाद के पत्ते, ये जो बंदा पता कहता है ये जो शटाला नहीं होते उसकी जो कोंपले होते हैं, ये आप काट के खाएं ना भून के, तो आपको विटामिन डी अब बहुत अच्छी मिलेगी। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो ਵੈਸੇ शटाला खुआ देना बंदे ने। अच्छा वैसे भट्टी साहब और सोहेल वड़ाई च एक गल कॉमन है, दोवे जब किसी के घर जाने तो थोड़ी देर बाद कहते आपने कुछ पकाया। यार वैसे ही वापस जाएंगे। लेकिन मैंने फोन करके कहने ने ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ अच्छा भट्टी साहब जो ना अद्धे एक किस्म के वो अगले ने कहते हैं ए चीज से हराम हैगी, छोले ना दियो मैनू कोई गोश्त पका के दे हलाल। ਉਤੋਂ ਭਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਈ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਗਏ। नहीं लेकिन हम आपके मशकूर हैं सही बात। कि आप और आपकी टीम के लोग जो हैं जो हमें अवेयर करके रखते हैं। हाँ जी। अगर हम फिर भी ना माने और फिर भी ना सुधरें तो ये हमारी कमज़ोरी है। लेकिन आप जैसे फील्ड रिपोर्टर्स एंकर जो हैं वो इस कौम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और बड़ा मुश्किलों से मैनेज करते और हैं। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई एंगल नहीं है, इसमें किसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, स्वाय इसके कि जो आप ज़्यादा मिठास की आजकल बातें कर रहे हैं, मैंने आपको कहा वो गलत है। आप समझ गए ना मेरा मतलब? हाँ। ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਦਾਲਾਂ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚ ਕੱਢਣ, ਮੂਲੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੂਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਤੇ नहीं, उसकी वजह यह है कि ये किसी और से लून लगवाते रहे हैं, इस वजह से उनको वो ठीक नहीं लगा। अच्छा भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब ये बताएं कि आप फूड एक्सपर्ट थे हमेशा से और इसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। नहीं शादी के बाद हुए। नहीं बेगम को तो कुछ नहीं कहते होंगे ना? मेरे बेगम इनको कहती थी तो अच्छा, तब ये तो वो एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। तो ये एंकरशिप की तरफ किस तरह आए आप? मैं पहले एज ए गेस्ट जाया करता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं एज ए गेस्ट जाता था, मुख्तलिफ ये चीज़ें बताता, शुरू में लोग यकीन ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं इस हद तक नहीं लूट मार हुई। मैंने दूध पे बताना कि दूध में ये कुछ हो रहा है, मुर्गी के साथ ये हो रहा है, तो लोगों को शुरू में यकीन नहीं आता था। लेकिन मैंने बाद में मुझे उन्होंने कहा यार ये दिखा सकता है। मैंने कहा है आपको, मैं तो ये जगह जानता हूँ। वहाँ जाके ले जाना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये काम तू ही कर सकता है, तो मैं इधर आ गया। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। हाँ हाँ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ। लेकिन भाई साहब आपको पता है प्रॉब्लम क्या है?
लाहौर शहर की मेरा ख्याल है खपत जो है दूध की ना 22,000 लीटर है दिन की, और सिर्फ 3,000 लीटर जो है वो आपका पाउडर्ड मिल्क है, और बाकी सारा आपका गैप है जो इधर से आना उधर से आना उधर से आना उधर से आना है। हुकूमतों का कंट्रोल ही कोई नहीं है। मैं बड़ा इस बात पे हैरान हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, तो उनके बहुत सारी भैंसें हैं। तो मैंने उनसे कहा जी आपके घर तो दूध बिल्कुल खालिस आता होगा, आपकी तो अपनी माशाल्लाह इतनी भैंसें हैं। तो ही सेड के यार कसम मसीह भी नहीं खा सकते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अगर जिसके घर इतनी भैंसें हैं, अगर वो ये कसम नहीं खा सकता कि उसके घर खालिस दूध आता तो फिर अल्लाह ही मालक है। तो फिर यही होएगा वैसे भाई साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸ दूध पी लो बीमार हो जाओगे, आदत ही नहीं है ਸਾਨੂੰ। आदत नहीं रही। नहीं सारा ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੱਝਾਂ ਖੁਦ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਨੇ। ਆਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਆਹੋ ਅਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੱਝਾਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ यार। अगला वीलॉग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੰਮ। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात ये कहूं। खतरनाक था। नहीं मैं निकल गया ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मैं गल दसा था, वो सिर्फ मुबशर लुकमान साहब ही थे जो उनके वार से निकल गए। यकीन करें फौरन कोई कवर और अप होता कर रहे हैं, कभी ना निकल उन्हें सकता। अगले मैं वीलॉग की आपको एक और टेंशन हो बात गई मैं है। आपको एक और बात करता हूँ, नाजरीन को ही पता होना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गाँव में जो लोग हैं, जब उन्होंने नदी या नाला या दरिया क्रॉस करना होता है तो गाय लेके आते हैं, भैंस नहीं। अच्छा, गाय पानी के करीब नहीं जाती, गाय डरती है पानी से, और उसको वो डाल देते हैं और उसकी दुम पकड़ लेते हैं, और जिधर सबसे कम पानी होता है ना, गाय वहां से क्रॉस करती है, ये पेंडू भी पीछे आराम से क्रॉस कर लेते हैं, भैंस गहरे पानी में बैठ जाती है, तैर लेती है। पैर डूब जाता है। तो हमेशा नदी नाला या दरिया क्रॉस करने के लिए गाय का इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी बात बड़ी बताई है। इन्फॉर्मेशन दी है आपने, आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन। हाँ, भैंसों के बारे में पता नहीं। मुबशर साहब भैंसों की नेचर सही समझते समझते हैं बहुत। ये इशारा किसकी तरफ है आपका? नहीं आपने भैंसों की जो बात मैं बताऊंगा भी उनको, आपने ये कहा था आज। हर प्रोग्राम से ख्वाजा साहब में कह रहे हैं कि इस भाई अच्छा, हर प्रोग्राम से कुछ बोल देना, बाद से फोन कर देना, भाईजान निकल सकता हर प्रोग्राम से मैं मुबशर साहब ने कहना कि वो बंदा किथे है वो जेड़ा बाल दी खाल कट लेंदा है, कॉमेडी ते गल कर लो, किसी मौजू ते सरकार दा ऐसा अगों कोई नहीं आंदा कि मजा आ जाता है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੱਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਏਰੀਆ ਕੱਟਾ ਤੈਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, एक आपकी हुकूमत से हमें बड़ी शिकायत रही है, आपसे इसलिए कर रहे हैं कि बुजदार तो काम ही नहीं कर रहा ना, तो जिसने काम किया हम उसी से शिकायत करेंगे ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये ना समझना कि हम PTI को सपोर्ट करें, हम ये सब बुजदार को कोई सपोर्ट नहीं हो रही। कि तकरीबन 7 मिलियन कट्टा हर साल पंजाब में सिर्फ मारा जाता है। वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो एक छोटा ज़मींदार, उसकी 2 एकड़ है 3 एकड़ है, उसने चारा लगाया होता है। अब जब भैंस का बच्चा होता है तो उसको दूध चाहिए होता है। आप दूध की बात कर रहे थे, अब कट्टे ने तो दूध पीना है, तो वो उसको मट्टी सुंगा के मार देते हैं। अगर हुकूमत 2 काम कर ले, एक तो यह है कि तमाम लोगों को वंडा फ्री दे दे। अगर फ्री वंडा आप जानवरों को देते हैं तो हमने हिसाब लगाया था टोटल $5 मिलियन साल का लगना है, और आप वो जानवर उनसे ले लेते हैं उसके एवज, तो मीट फैटनिंग जो है इस वक्त $120 बिलियन का बिजनेस है जिसको हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान में बीफ इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है, मरे हुए बीमार बछड़े का बीफ आ रहा है। हमारे बड़े नाम नहाद ये DHA वगैरह में भी दुकानें जो खुली है ना, ये बीफ उनका आ रहा है, जो वीडियो बनाई होती है हमारा फार्म, ये बकवास है। दूसरी बात यह है कि जिस ज़मीन पे चारा लगता है वो 31% ज़मीन है पंजाब की जो इंतहाई फर्टाइल है। आप सिर्फ गंदम अगर लगाते हैं साल में 3 दफ़ा तो $11 बिलियन की गंदम होती है। क्या हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं? अपनी ज़राअत को इम्प्रूव कर लें यार।
वो कहते हैं जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने हैं। मेरा ख्याल है बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं, इनको पॉलिटिक्स में नहीं नहीं मुझे ना लाए, मशवरे मैं एडवाइजर ठीक हूँ, मैं इनका एडवाइजर ठीक हूँ। ਅਗਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ अच्छा, ये आपने बात नोट की है, मैं आपको ऑन सीरियस नोट अब आपको इस बात का जवाब दूं कि हमारे मुल्क में अब सिर्फ सियासतदान रह गया जो हर एक की बात बर्दाश्त कर लेता है और उसको ही चांदमारी होती है। और हमने एक दफ़ा ड्रामा बनाया, मैं एनटीएम पे होता था, एक ड्रामा हमने बनाया उस वक्त का कशकोल। आप यकीन करें भट्टी साहब, ख्वाजा साहब, कि मैं एनटीएम में उस वक्त था, मैं जनरल मैनेजर था एनटीएम का, तो मेरे खिलाफ एक रेट हो गई अदालत में, और वो रेट थी ऑल पाकिस्तान बेगर एसोसिएशन की तरफ से ओह माय गॉड, कि तुमने हमारा इस्तेकाक मजरूह किया, हम तो कशकोल उठाते ही नहीं हैं, और वो मैंने भुगता है केस। अब तो वो बड़े खुश होंगे, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है। और आप सऊदी अरेबिया से चावल लेने की बजाय कहते हैं हमसे कुर्बानी का गोश्त ले लो। जानवर आप देते हैं उनको, आपका एक जानवर नहीं जाता वहां पे कुर्बानी का, लाखों जानवर होता है वहां पे। और सर इसमें जो आपने बात की ना पहले, उसमें ये जो कट्टों के जल्दी मर जाने वाली, उसमें एक दो चीजें और भी ऐड कर सिर्फ पंजाब में 70 लाख कट्टा मारते हैं हम लोग। अब उसमें उसकी सर एक और बड़ी वजह है, वो वजह ये है कि भाईजान कट्टे की बात हो, तुसी क्यों डर गए हो? कट्टे नहीं खाता, लोगों को मिट्टी नहीं समझा ਅਸੀਂ रहे ਕਿਵੇਂ हो। ਬਚ ਗਏ? जी। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और नस्ल मुका रहे हैं तो खानदान की गल कर रहे हैं। 70,000 ही मारते हैं तुसी। 70 ਲੱਖ 70 लाख एक साल से। पर ईयर हाँ जी। जी जी, दूध ज्यादा हासिल करने के लिए भैंसों को टीका लगाया जाता है। हाँ जी, अब वो जो टीका लगाया जाता है उससे ये होता है कि आर्टिफिशली हम भैंस को स्टिमुलेट करते हैं और वो दूध उतारती है थनों में। अब ये काम पहले कट्टा करता था, यानी वो जो किलो 2 किलो दूध कट्टे ने पीना होता था वो उसको पीने से रोक देते हैं, भैंस को टीका लगा के दूध हासिल करते हैं और वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाती हैं। वो जो हमारे पास वो कुछ केसेस आए हैं बड़े खौफनाक, ख्वाजा साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भैंसों को लगाने वाले टीके हामला खवातीन को भी लगते हैं, ये बिल्कुल ऐसा और ये हमने रिपोर्ट की है और इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी। यानी इसलिए जब लोग हमें कहते हैं ना पीटीआई या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, और साढ़े वालों खसमा नु खाओ सारे जाके, और जेड़ा आए वो इस मुल्क और अवाम का ख्याल करे, सही जेड़ी मर्जी पार्टी आए यार। सही बात। हाँ अच्छा और चले ये जो टीका लगता था, टीका लगता है जी, इसकी वजह से ये होता है कि एक तो वो जो कट्टा है वो बेचारा मर जाता है, कट्टी या कट्टा उसको ग़िज़ाई उसकी नहीं मिलती। ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। दूसरा ये होता है कि भैंस जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जाता है, उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके थनों में जब इन्फेक्शन होती है तो दूध में पस आना शुरू हो जाती है। कई बार हमारे घर पे ग्वाला आता है जो दूध लेके आता है, हम उसे कहते हैं कि ये दूध में से एक बैड स्मेल आ रही, हमक आ रही हाँ जी। है, तो वो कहता है जी ये पट्ठियां का फर्क है, लो जी, हालांकि चाह वो बंद अंदर होके पीप आ रही होती है, पस आ रही होती है, और इस वजह से भैंस का हमल नहीं ठहरता। यार जब भैंस बोल रहे हो जल्दी- मिड ब्रेक ले ले, कुछ कर ले, नहीं, जरूर है, मतलब चुप वाकई करा पता- है। अच्छा अब वो जो भैंस है वो जल्दी मर जाती है। जब भैंस जल्दी मर जाती है तो पहले तो वो मरी हुई भैंस को लोग दफन कर दिया करते थे, अब चूंकि उनसे उनका गुजारा नहीं हो रहा, वो मरी हुई भैंस भी बिक जाती है और वो ऐसे तिक्के कबाबों वाले लेके आ जाते भट्टी हैं। साहब बस ठीक अच्छा है, अब ये कुछ भट्टी भी साहब, नहीं है, मैं आपको इससे ज्यादा खौफनाक बात एक बताता हूँ बहुत ही ड्रोनी बातें हो रही कि हैं। हमने इतने अपने पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिए अपनी खादों में कि उसकी वजह से जो जानवर वो पानी पीता है वो मर जाता है, और उन जानवरों का गोश्त खाते हैं गिद्ध वगैरह। आप पूरे पंजाब में घूम जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, टेलीविजन पे बता रहा हूँ आपको गिद्ध नहीं आप नजर जी आएगा, ऐसे ही बहुत कम गिद्ध मर चुके हैं। जी वो गोश्त खा खा के हाँ, जी, हाँ, ये वो मरी हुई WHO ने- भैंसों का जानवरों का गोश्त खा के वो गिद्ध ही मर गए। यही जालिम है। हमने वल्चर्स को खत्म कर दिया, इतने बड़े हम वल्चर हैं। अच्छा अब हमने बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बातें कर ली हैं। ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं अगले इलेक्शन में कौन आ रहा है? ये और ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है नहीं, हम क्योंकि मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या बताया। उनकी कहानी भी तो सुनने दें, अगर उनकी हमने जुबानी। जबरदस्ती जोर लगाया तो कहीं इन लोगों को रोकेंगे, वरना इनको आने से रोक नहीं रहा कोई। तो इसीलिए उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि मैं नाम लिए बगैर बात करता हूँ, हमारी इस मौजूदा गवर्नमेंट के एक वजीर हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे बड़े पसंद हैं जी। तो उनका नाम मैं जान के नहीं ले रहा,
تو انہوں نے مجھے فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے خواجہ صاحب میری علیحدہ ہی نصیب نے میں ایک دفعہ وزیر بننا ہوتا ہے اور ایک دفعہ فارغ ہونا ہوتا. تو اس دفعہ وہ وزیر ہیں تو ہیں بھی پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے, تو اب آگے آپ خود سمجھدار. مجھے سمجھ آ گئی ہے کون ہے, کیونکہ وہ ہمارا بھی دوست ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا اعلیٰ آدمی اور ہے, نیک آدمی ہے, وہ ایکچولی ہلکے کا آدمی ہے. ہلکے کا لیکن میں خواجہ صاحب کا کانفیڈنس دیکھنا چاہتی تھی, جو کہ ان کا کانفیڈنس نظر آ گیا ہے. لو جی اور یہ آپ دیکھیں بڑی بات ہے کہ خواجہ ہو کے رائیوں کی تعریف کر رہی ہے. آہستہ آہستہ تسی نام ہی لائیں گے, یہ تو کس کی بات کر رہی ہے؟ آہستہ آپ آہستہ نام ہی یقین لے کریں لیں کہ جب خواجہ صاحب منسٹر تھے تو دوائیوں کی فیکٹریوں کے خلاف, جو جعلی دوائیاں بنانے والے 2 نمبر دوائیاں بنانے والوں کے خلاف جتنا کام انہوں نے کر چھوڑا تھا, صحیح بات ہے. اور اس کے بعد اس کی پھر قیمت بھی بڑی چکاتے رہے ہیں. یار لیکن بھٹی صاحب آپ میرے ایک بات بتائیں, میں آپ سے ایک سیریس سوال پوچھوں, کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پکڑتے ہیں ایک بوتل, اور بعد میں آپ کی سرکاری لیب کہہ دیتی ہے شہد کی بوتل ہے یار اب چھوڑ دیں, ہم میں اور آپ کیا یہ ہم کیا چیک کریں گے؟ لیکن بشیر بھائی اس میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایشو ہے نا, اس کا علاج ہم نے الحمدللہ اپنے دورے حکومت میں کافی کیا تھا. یعنی میری منسٹری میں جو تمام لیبس تھیں, ڈیفینیٹلی اس میں کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو میں اس لیے دوں گا کہ انہوں نے پوری اس کی سپرویژن کی, اور ہم نے WHO اسٹینڈرڈ لیب جو بنوائی, اور ہر شہر میں لیب بنوائی, جو جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ تھے, مین ہیڈ کوارٹرز تھے, مثلا ملتان میں بنائی, ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس جو ہیں. اس سے پہلے حال یہ تھا کہ جو مرضی آپ میڈیسن دیں, کیا مرضی پاس کرا لیں, اور اس کے بعد ہم نے ان کی بھی یہ حال ہے. نہیں سر, جب میں نے چھوڑا ہے اس وقت الحمدللہ یہ پوزیشن تھی کہ ہم جو رزلٹ ہماری یہاں کی DTL دے رہی تھی وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ کی لیب بھی وہ رزلٹ دے رہی تھی, اور میں اتنا انہوں نے بھی خراب کرتا اس پہ بینگ پاکستانی. دیکھیں ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. پاکستان ہے نا, سب سے پہلے تو ہمارا ملک ہے, مذہب کے بعد سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, اور ہم وہ لوگ جو یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے یہیں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے. ہم نے کوئی کہیں اور کسی ملک میں جا کے نہیں رہ رہے نا, نہ آپ کے پاس نہیں ہوم بھی تو نہیں جانا. ہاں, ہم اپنے ملک میں رہیں گے. اگر علاج کی ضرورت نہ پڑے تو علاج بھی اچھے کرا لیں گے جی. جینا مرنا چاہیے. دوست عامر بندیشہ انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. مجھے بشیر بھائی نے ایک بات سمجھائی تھی کہ جو YDA کے ساتھی ہیں نا, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں, یہ سب مستقبل کے پروفیسر ہیں. تو بشیر بھائی نے کہا تھا کہ خواجہ عمران ان سے بنا کے رکھنا, جب تم بیمار ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو یہ سب پروفیسر ہوں گے, تمہارا فری علاج ہو جائے گا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اگر ہم کر کے جائیں گے تو ہم اپنی نسل پہ اپنی جنریشن ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے, ہم اپنے بچوں کا فیوچر دیکھتے ہیں, اپنے گھر کو بناتے ہیں, تو یہ ہمارا گھر ہے نا. تو میں اس لیے بھی بڑا خوش ہوں کہ وہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس ہم نے بنائی الحمدللہ, اس کے بعد جو اگر نیت سے کام کیا جائے, آج بھی اس کے عملے کو اگر اچھی طرح چلایا جائے تو اس میں کیپیسٹی بھی ہے, اس میں ہر چیز ہے. ہم الحمدللہ کر کے گئے, HR ایڈ کر کے گئے کہ تمام میڈیسنز جو ہیں ان کا وہ کچا رٹا کھول کے رکھ دے گی. چلو کوئی تو اچھی خبر آئی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اس کا فلپ سائڈ بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے پورے امریکہ میں کتنی ڈرگز رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں, آپ بتائیں. 1900. اچھا. اور پاکستان میں الحمدللہ کتنی ڈرگز رجسٹرڈ ہیں؟ کتنی؟ 2.25 لاکھ. او مائی گاڈ. ایک ہی دوائی جو ہے 28 ناموں سے 28 قیمتوں پہ بکری ہوتی ہے, اور یہاں سارے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر بھی, یہ فارما مافیا ہے بہت. یہاں جنرک میڈیسن کا رواج نہیں ہے. اگر آپ کی بات بشیر بھائی میں بڑی کروں گا, اگر یہاں جنرک میڈیسن سٹارٹ ہو جائے, جنرل سٹارٹ ہو جائے, تو سب ٹھیک ہو جائیں گے, اور کنزیومر کو اتنی سستی دوائی ملے گی کہ آپ بھی انڈیا نے کر دیا نا, کر دی. ابھی یہاں پہ بھی نوٹیفیکیشن ویسے بھائی صاحب میں ادھر دی پیناڈول کھانا, باہر تو زمین آسمان دا فرق ہے. ادھر دی پیناڈول ٹھڈ خراب کر دیتی ہے. نہیں, ٹھڈ خراب کرے نہ کرے اثر نہیں کرتی. آپ کو تو نہیں ہو سکتا نا اثر, آپ کو تو ایک ساتھ پتہ کھانا چاہیے پورا. آپ ایک آدھی گولی سے کیا ہوگا؟ نہیں, مجھے ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے. جی آن سیریس نوٹ, لوگ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا آپ سے. ایکچولی میاں صاحب کی میڈیکل کنڈیشن اس وقت کیا ہے؟ بشیر بھائی میں اب بڑی سیریس بات کروں گا 1 آدھ منٹ میں, کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب چلے گئے اور وہ بیمار نہیں تھے, میاں صاحب بالکل جینوئنلی بیمار تھے. اصل پرابلم والی بات ہے میاں صاحب کے واپس نہ آنے کی, کہ جب سے وہ وہاں گئے ہیں 1.5 برس سے تو کرونا آیا ہوا ہے. پاکستان میں بھی الیکٹرک سرجریز بند تھی, لندن میں بھی الیکٹرک سرجریز بند ہیں, سرجریز نہیں ہو رہی. اب جب تک اس بندے کی سرجری نہیں ہوگی بھائی, وہ کیسے واپس آ جائے گا؟ جب وہ سرجریز اوپن ہوں گی, ان کی سرجری ہو جائے گی, اور اس کے باوجود وہ واپس نہیں آئیں گے, تو پھر لوگوں کا گلہ بنتا ہے, پھر لوگوں کو بات کرنی چاہیے. لیکن جب تک جس علاج کے لیے وہ گئے ہیں وہ ہو نہیں جاتا, اور وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ سرجریز نہیں ہو رہی, تو گلہ تو نہیں بنتا. آن دیٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ جی. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کی انفارمیشن, نالج اور پرسنل باتوں کے ساتھ. تھینک یو.
फॉर बीइंग हियर। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿਓ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। सामने कहना हवा भी आजकल ठीक ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ अब ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।